हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीई एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कुछ डाउट रह भी जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा ग्लोब, जो कि पृथ्वी का एक मैप है पूरा उसमें बना हुआ। ग्लोब जिसको हम कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर उस पर बना हुआ है। तो उस पर आपने देखा होगा जाल की तरह पूरे ग्लोब पे बना हुआ होता है, लाइनिंग खींची होती है। तो उसमें से ही एक हमारा अक्षांश होता है, एक देशांतर। ये आपको ग्लोब दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा ग्लोब है हमारा। और इसमें जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये ही अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। हालांकि पृथ्वी पर खींचना असंभव है इस लाइन को, इसलिए इसको ग्लोब पे खींचा गया है। और फिर अच्छे से इसको स्टडी करते हैं, पूरा जो एरिया है उसको हम पढ़ते हैं अच्छे से, पूरी पृथ्वी को। ये अक्षांश और देशांतर जो रेखा है ये किस लिए खींची गई है पृथ्वी पर, ये समझ लीजिए। किसी स्थान को, वहाँ की लोकेशन को जानने के लिए कि ये स्थान असल में कहाँ पर है, जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींची गई है। अगर ये चीज़ नहीं दिया होता अक्षांश और देशांतर, तो वहाँ की जो लोकेशन है हमें मालूम नहीं होती कि ये असल में कहाँ पर है, ईस्ट पोल में है, साउथ में है, या नॉर्थ में है, या वेस्ट में है। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता और वहाँ की लोकेशन भी मालूम नहीं होती। अगर एक देश से दूसरे देश में जब वॉर होता है तब मिसाइलें वगैरह छोड़ी जाती है, बहुत दूर दूर से मिसाइलें गिराई जाती है, तो वो इसी से संभव हो पाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं से, कि ये कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पे है। तो इससे वहाँ का एग्जैक्ट जो है लोकेशन मालूम हो जाता है। फिर जो भी मशीन वगैरह होती होगी उसमें सेट कर दिया जाता होगा उस अक्षांश और देशांतर को, फिर वो मिसाइल वगैरह जो वहीं पे जाके गिरती है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये मिसाइल कहीं पे भी जाके गिर जाती। और ये देशांतर से हमें टाइम का भी पता चलता है, कौन सा देश कितने आगे है, कौन सा देश कितने पीछे है, इससे मालूम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम समझेंगे इसमें। तो उम्मीद है इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस लिए खींची गई है। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये पूरा एक ग्लोब है। तो अक्षांश रेखाएं ये वाली होती है, इस तरह से खींची गई है। ये लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी हो रही है, क्योंकि मैं अपने हाथों से लिखती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है इसमें लिखना, तो इसलिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आती, आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा। और ये वाली लाइनिंग जो है ये देशांतर है। ठीक है, तो अक्षांश ये वाली लाइनिंग है और देशांतर ये वाली है। तो इतना समझ में आ गया आपको अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है। अब सबसे पहले हम अक्षांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देशांतर पढ़ेंगे। देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं ये वाली मैंने आपको कहा है, ये जो खींची गई है ये अक्षांश रेखाएं हैं सारी। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कितनी है, टोटल जो लाइनिंग है वो कितनी है। आपको अभी ये लाइनिंग दिख रही है, अगर आप पूरा ग्लोब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे भी होगा ये, क्योंकि गोल है पृथ्वी हमारी। ठीक है, संतरे के आकार की है, तो पीछे भी इसके जाएगा, ये सर्कल बनेगा एक, तो पीछे भी होगा ये। और ये टोटल जो लाइनिंग होगी ये कितनी होगी, 1 डिग्री पे ये लाइनिंग खींची गई है। अगर मैं देखिए यहाँ पे ये बीच की लाइनिंग है, अक्षांश 0 डिग्री पर खींची गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 डिग्री पे ये लाइनिंग खींची गई है पूरी। तो टोटल कितनी लाइनिंग होगी, अगर 1 डिग्री पे खींची गई तो टोटल हो जाएगी 90। ठीक है, 90 आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और 90 नीचे की तरफ भी खींची गई है, तो 90 आपका इधर हो जाएगा। टोटल आपका कितना हो गया, 180, और एक बीच का हो गया 0 डिग्री पर जो कि लाइनिंग खींची गई है, तो 181 आपकी टोटल लाइनिंग हो जाएगी। अक्षांश कितनी हो जाएगी, 181। और कभी कभी जो ऑप्शन होता है क्वेश्चन, उसमें कभी कभी आपको ये भी दे सकते हैं 179, तो ये भी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि पॉइंट पे जब हम जाते हैं इस पे पोल पे तो एक बिंदु बचता है, ये रेखा ना होकर एक सिर्फ बिंदु बचेगा। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दे इसमें से तो 179 आपका अक्षांश बच जाता है। ठीक है, अक्षांश आपको समझ में आ गया। और इनके बीच की दूरी, जैसे ये वाली ये 1 डिग्री पर लाइनिंग खींची गई है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये जो इनका बीच का जो एरिया है उसकी दूरी कितनी होगी, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। हर 1 डिग्री पर ये खींचा गया, तो इससे मालूम हो जाएगा हमें, अगर आपको बता दिया जाए कि ये स्थान जो है, ये जगह इतने
डिग्री पर खींचा गया है अक्षांश पर, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्षांश है उसको पढ़ेंगे। जैसे हमारा बीच का, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसको इक्वेटर हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पर खींची गई है। और दूसरा हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इस वाली लाइन को मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर ये खींची गई है। और फिर नीचे वाला जो हमारा भाग है उसमें एक 23.5 डिग्री पर फिर से एक लाइन खींची गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। सॉरी, ऊपर वाला था हमारा कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा इसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले गोलार्ध में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, और तीसरा एक 66.5 डिग्री पर जो लाइनिंग खींची गई है वो है आर्कटिक सर्कल, ये वाला उत्तरी गोलार्ध में। एक लाइनिंग जो खींची गई है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी 66.5 डिग्री पर खींची गई है, इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो 5 जो लाइनिंग है, अक्षांश है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको हम पढ़ेंगे। वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो नीचे हम पढ़ते हैं। ये रहा हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो इक्वेटर 0 डिग्री पर खींची गई है और ये पृथ्वी जो है हमारे उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। और भूमध्य रेखा 40,075 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें कि 78.8% जल क्षेत्र को और 21.3% सतह का क्षेत्र कवर करती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारा था जो कि उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो इसे उत्तरी गोलार्ध उष्णकटिबंधीय रूप में भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय रूप का मतलब होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, गर्म स्थान वहाँ है, जलवायु वहाँ की उष्णकटिबंधीय है। तो इसको उष्णकटिबंधीय रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जून में जो सूरज होता है हमारा, वो बिल्कुल इसके सीध में होता है। ठीक है, बिल्कुल सीध में होता है, तो गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है जून में। कर्क रेखा जो है हमारी, वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो है उसको पढ़ते हैं हम। तीसरी लाइनिंग जो नीचे खींची गई है दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा। ठीक है, वो मकर रेखा, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है, ये दक्षिणी उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उसको उत्तरी उष्णकटिबंधीय बोल रहे थे हम, जो कि ऊपर वाला था हमारा कर्क रेखा। और नीचे वाला जो 23.5 डिग्री पर यह भी खींचा गया है मकर रेखा। मकर रेखा की लंबाई कर्क रेखा के ही समान है, जितना लंबा वो है उतनी ही लंबी ये वाली रेखाएं हैं मकर रेखा। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय दुनिया की कुल आबादी जो है वो 3% इसमें रहती है। दुनिया की जो कुल आबादी है तो 3% ही यहाँ आबादी रहती है। और सूरज साल में एक बार दिसंबर में सिर के ऊपर होता है और इसलिए यहाँ अधिकतम गर्मी का अनुभव किया जाता है। तो कर्क रेखा जो था उसमें जून के महीने में सर के ऊपर था, और लेकिन मकर रेखा में जब सूरज मकर रेखा में दिसंबर के महीने में यहाँ सर के ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और ये भी रेखाएं जो है वो 23.5 डिग्री पर खींची गई है और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नीचे 4 जो था हमारा अंटार्कटिक सर्कल, उसको पढ़ते हैं। अंटार्कटिक सर्कल सबसे दक्षिणी सर्कल है, तो नीचे वाला। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणी सर्कल है, जो कि वर्तमान में भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है, ये जो रेखा है वो 66.5 डिग्री पर खींची गई है। अंटार्कटिक सर्कल 16,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पृथ्वी का सतह 4% दक्षिण की ओर कवर करता है, दक्षिण की तरफ कवर करता है ये पृथ्वी का 4%। अब 5वां है आर्कटिक सर्कल, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, और इसकी लंबाई भी 16,000 किलोमीटर होगी। ठीक है, दोनों बराबर है क्योंकि ऊपर भी 66.5 पे खींची गई है, तो नीचे वाला भी 66.5 डिग्री पर ही खींचा गया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल था, और ये उत्तरी गोलार्ध में, ये भी पृथ्वी का 4% हिस्सा जो है उसको कवर करता है। तो आपको अक्षांश समझ में आ गया। तो अब हम देशांतर समझते हैं। देशांतर रेखाएं वो क्या होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको ऊपर बताया था कि देशांतर किस तरीके से खींची गई है। तो अब इसमें फिर से हम मैप में देखते हैं और इसमें समझते हैं। ये पूरा एक ग्लोब है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब ये अक्षांश रेखा है जो है, ये पॉइंट से ध्रुव यहाँ पे जो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, ऊपर भी मैंने बताया था ये देशांतर रेखा हो गई। तो अब जिस तरीके से अक्षांश रेखा है 180 यानी कि 181 थी, 181,
और वैसे ही ये रेखाएं कितनी होंगी तो उसको जानते हैं हम। तो ये टोटल रेखाएं होगी आपकी 360, ठीक है। वो 181 थी, ये 360 होगी देशांतर, क्योंकि देखिए पूरा जो सर्कल है हमारा सर्कल की तरह है, ये वृत्त है पूरा, जो पृथ्वी है गोल है हमारी, तो एक पूरा सर्कल का मान कितना होता है 360 होता है। तो देखिए ये पूरा है, तो 1 डिग्री पे ये रेखाएं भी खींची गई है। जैसे अक्षांश 1 डिग्री पे खींची गई थी, ऐसे ही देशांतर भी 1 डिग्री पे खींची गई है। तो अगर 1 डिग्री पे हम यहाँ तक खींचे तो टोटल रेखाएं जो हो जाती है वो 90 यहाँ तक हो जाएगी। फिर इसके मतलब कि इधर साइड हम जाएंगे, ये रहा, तो इधर भी 1 डिग्री पे पीछे की तरफ। जब आप सर्कल को एक गेंद लीजिए, उसमें अगर आधा भाग उसका करेंगे तो टोटल 90 इधर, फिर 90 पीछे की तरफ। आधे भाग में आपका टोटल 180 1 डिग्री आएगा, क्योंकि 360 मान होता है। तो इधर का 180 और इधर का आपका 180, तो टोटल 360 रेखाएं जो होंगी इतनी खींचेंगी 1 डिग्री पे। तो देशांतर कितनी होती है 360, अक्षांश होती है 181, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश की जैसे 111 किलोमीटर थी, अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इनके बीच की दूरी हर जगह अलग अलग होती है, समान नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर होगी। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो देखिए ये घटता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, तो दूरी यहाँ पर कम होगी। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें मालूम करके रखना है। सबसे ज़्यादा दूरी बीच में होगी, कितनी होगी इसकी दूरी 69.172 मील, 69.172 मील सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे होगी। फिर जैसे जैसे ऊपर और नीचे हम जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, तो इसकी दूरी घटती जाती है। लेकिन हमारा जो अक्षांश था वो एक दूसरे के समानांतर था, तो इसलिए उसकी दूरी बराबर थी हर जगह 111 किलोमीटर। तो इतना समझ में आ गया। अब ये जो पोल है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्रुव इसको बोलते हैं। तो ये सारी रेखाएं ध्रुव से जाके मिलती हैं, लेकिन जो अक्षांश था वो कहीं भी मिलती नहीं है, वो एक दूसरे के समानांतर होती है, बराबर होती है। लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे के पोल पे जाके मिलती है, फिर नीचे भी यहाँ पे पॉइंट पे आके ये मिलेगी रेखाएं। और ये बीच वाली रेखाएं आप देखेंगे, ये जो बीच वाली 0 डिग्री पर है ये रेखाएं हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। जैसे कि हमारा अक्षांश रेखाएं जो खींची गई थी जो कि 0 डिग्री पे थी, वो भी हमारे पृथ्वी जो था हमारा उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करी थी। और ये वाली लाइनिंग जो है देशांतर, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये लाइनिंग हमारी पृथ्वी जो है उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ डिवाइड करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया देशांतर किस तरीके से खींची गई है। कितनी लाइनिंग है देशांतर की 360 है, ठीक है। और ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अक्षांश जो है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। और इनके बीच की दूरी हर जगह अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा बीच में यहाँ पर पॉइंट पे, यानी कि ये वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, इसकी दूरी कितनी होती है 69.172। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देशांतर से समय ही बनाया गया है, समय को हम जो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देशांतर से। तो अब हम समय को पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। और ये जो, ठीक है, सूरज की रोशनी इस तरीके से आएगी इधर और ये पृथ्वी घूमेगी, ठीक है, 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर लगाती है। तो जैसे जैसे ये हर देशांतर पे पहुँचेगी वहाँ पर, और समय उसी तरीके से कैलकुलेट होता जाएगा। तो अब हम समय को पढ़ते हैं, समय किस तरीके से बनाया गया है। तो समय को अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देशांतर से समय बनाया गया है, टाइम्स, ठीक है, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। इसका हम आपस में जो रिलेशन है वो उसको समझते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो पृथ्वी अपना चक्कर, खुद का जो एक चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। सूर्य को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का पार करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो ये बीच की जो देशांतर थी इसको प्राइम मेरिडियन हम बोल रहे थे। ये पूर्वी, इधर का पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको 12 घंटे का समय लग रहा है, तो पीछे वाला भी इसको 12 घंटे का समय लगेगा पार करने में, ठीक है। समय की गणना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सूर्य, चंद्रमा, अन्य खगोलीय पिंडों की गति का अवलोकन करना है, ठीक है। सबसे अच्छा जो समय को जो हम अवलोकन करते हैं वो क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब है, इससे हम मालूम करते हैं। पृथ्वी का घूमना किसी स्थान पर समय मापने की एक विधि है। पृथ्वी घूमती है, इससे ही हमें समय का अच्छे से उसको मालूम करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अतः ये 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। और हर
4 मिनट में 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटे को पार करती है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है वो, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री वो देशांतर घूमती है पृथ्वी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पृथ्वी जो हमारी कितनी फास्ट, कितना उसका जो स्पीड है कितनी तेज़ है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। देश की सभी क्षेत्रीय सीमाओं में सामान सीमा को एक समान रखने के लिए केंद्रीय माध्यम रेखा जो है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसको मानक यामोत्तर भी बोलते हैं हम लाइनिंग, जिसका स्थानीय सामान पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। हर पूरे देश में समय को सामान रखने के लिए इस रेखाओं से कैलकुलेट किया जाता है। कुछ किससे? प्राइम मेरिडियन से। विश्व में कुल 24 समय क्षेत्र है, ठीक है। अलग अलग समय क्षेत्र भी है जिससे कि बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है और जो समय जो है हमारा वो 180 पर जाके चेंज होता है, ठीक है। 180 पर जाकर चेंज हो जाता है। जैसे ही हम हर 15 डिग्री पूरब की ओर बढ़ते हैं तो स्थानीय समय 1 घंटे आगे बढ़ जाता है और जैसे ही हम 15 डिग्री पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो स्थानीय समय 1 घंटा हमारा कम हो जाता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पूरब की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो समय हमारा ज़्यादा होगा, पश्चिम की तरफ अगर पश्चिमी गोलार्ध की तरफ हम बढ़ेंगे तो समय हमारा कम होगा। इतना आपको ध्यान रखना, पूरब की तरफ ज़्यादा समय, पश्चिम की तरफ कम समय। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रीनविच के पूर्व के स्थान पहले सूरज की किरणों का अनुभव करते हैं और इसलिए समय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ग्रीनविच के पश्चिम के क्षेत्र में सूर्य की किरणें बाद में दिखाई देती है और इसलिए समय की हानि होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइम को अच्छे से। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो देशांतर जो है वो टोटल कितनी है? 360 है। इससे हम टाइम को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 360, ठीक है। और घूमती कितनी है वो? 360 देशांतर पूरे कितने घंटे में कर लेती है? 24 घंटे में। तो अगर हमें 1 घंटे में मालूम करना है कि 1 घंटे में कितने देशांतर घूमेगी वो, तो इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1 घंटे का देशांतर, यानी कि 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम जाएगी पृथ्वी। अब 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है देशांतर, तो एक जो देशांतर है 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसको कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में होता है हमारा 60 मिनट। तो इसको अगर 60 से हम डिवाइड दें तो 4 आ जाएगा, 15 चौके 60। तो 1 डिग्री का यहाँ पे निकल के आ गया, यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो इतना हमें मालूम होना चाहिए 1 डिग्री का समय। तो इससे हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्थान है, जो भी देश है, कोई 65 डिग्री पे होगा, कोई 60 पे होगा, कोई 1 डिग्री पे भी हो सकता है, कोई 2 डिग्री पे भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम टाइम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। अब ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये बीच का प्राइम मेरिडियन हो गया जो कि 0 डिग्री पर है, और इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, किधर पूरब है किधर पश्चिम है। तो पूरब की तरफ जो भी देश आएगा इधर साइड, उधर का टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इधर जो भी देश आएंगे इधर का टाइम कम होगा। पूरब की तरफ टाइम ज़्यादा होगा और पश्चिम की तरफ टाइम जो है वो कम होगा। इतना ध्यान रखना है। तो अगर ये चीज़, ओके एक सेकंड, यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं प्राइम मेरिडियन पे, तो जो भी देश इधर है तो इधर टाइम कितना होगा और इधर टाइम कितना होगा। तो अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लिया कि 1 डिग्री पे ये देशांतर है, ठीक है। मान लिया कि 15 डिग्री पे कोई सा देश है, पूरब की तरफ है वो, तो वहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा वो हमें मालूम करना है। तो हमें मालूम था कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का समय। और 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही थी? 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा उसको? 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे आगे, यानी कि दोपहर के 12 बज रहा है अगर यहाँ पर प्राइम मेरिडियन पर, तो 1 घंटा आगे अगर कर देंगे तो इस स्थान पर जो कि 15 डिग्री पे था ये, इस स्थान पर 1 बजेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर दिन के 1 बजेंगे, दोपहर का 1 बजेगा। अगर मान लिया ये 16 डिग्री पे है, फिर से मैं आपको सही से एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लिया यहाँ पर ये 16 डिग्री देशांतर पर कोई सा स्थान है, ये 16 डिग्री पर है और यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है।
दिन के 12 बज रहे हैं तो हम पूरब की तरफ आएंगे, तो यानी कि पूरब की तरफ टाइम ज़्यादा होता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 16 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा 4 मिनट, यानी कि 1 घंटा 4 मिनट लगेगा 16 डिग्री घूमने में पृथ्वी को। तो हम 12 के बाद ऐड कर देंगे 1 घंटा 4 मिनट और, तो कितना 1 बज जाएगा दोपहर का यहाँ पे, यानी कि 1:04 यहाँ पे टाइम रहेगा। ऐसे ही 17 डिग्री पे जो भी, तो फिर 4 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इधर का पूरब की तरफ का टाइम ज़्यादा होगा। अब पीछे की तरफ हम आते हैं, जैसे यहाँ पर 15 डिग्री पर कोई सा देश है, आप कहीं पे भी ले लीजिए, वो टाइम निकल के आ जाएगा। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10 डिग्री ले लेती हूँ कि 10 डिग्री पर कोई सा देश है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये स्थान है और 10 डिग्री पर है यहाँ पर, ये 10 डिग्री, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा। अब ये ध्यान रखना कि पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ टाइम घटता है, कम होता है। तो अगर दिन के 12 बज रहे हैं यहाँ पे, तो ये 10 डिग्री पर कितना टाइम होगा, आप 4-4 मिनट घटा दीजिए। 10 डिग्री यानी कि घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 धाम 40 मिनट आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपका सुबह का यानी कि 11:20 टाइम होगा, ठीक है। सुबह के 11 बज रहे होंगे और उधर कितना हो रहा होगा, 1:04, ठीक है, अगर 16 डिग्री पे कोई सा देश है। तो इसी हिसाब से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो है यहाँ पे समय का किस तरीके से देशांतर से रिलेशन, इसका संबंध है, समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया है अच्छे से तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और जो भी आपका डाउट रह गया हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।